हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपी पीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम और यूपी आरओ एआरओ जो री एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, उसके लिए हम पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज हमारा सेकंड पार्ट है, जिसमें हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, एक तरफ है भारत सरकार के मतलब जो विभिन्न संवैधानिक ऐतिहासिक हमारा जो आधार था उसके विभिन्न अधिनियम, जैसे 1773 का अधिनियम, 1784 का अधिनियम, इस प्रकार के अधिनियम एक तरफ है हमारे विभिन्न अधिनियम, और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित प्रावधान। तो हमें मिलाना है। ए है हमारा नियंत्रण परिषद की स्थापना, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो ए का है हमारा 2। बी है हमारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में। तो बी का है हमारा 1। सी है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। तो सी का है हमारा 3। और डी है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। तो डी का है हमारा 4। हमारा सही आंसर होगा 2 1 3 4, 2 1 3 4, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नियंत्रण परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन है ए 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1853 का चार्टर अधिनियम, और ऑप्शन डी 1873 का चार्टर अधिनियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि जो संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार था उसे समाप्त किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से सिर्फ चाय और चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो बना रहा था। बाकी भारत के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन है ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से भारतवासियों को, जो 1833 का चार्टर एक्ट था उसने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। दरअसल 1833 के चार्टर एक्ट की एक धारा थी, धारा 87। इस 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 में कहा गया था कि किसी भी भारतीय को केवल जन्म स्थान, वंश, वर्ण या रंग के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। और फिर भविष्य में यही 1833 के चार्टर एक्ट की यही धारा आगे प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी का आधार बनी थी। तो भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था, वो पहली बार किया गया था प्रावधान 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861,
ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का जो प्रावधान है वो किया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत 1937 में। भारत में 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके तहत 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मोरिस गोयल। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन है ए 1909 के अधिनियम, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जबकि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से राज्यों में द्वैध शासन लाया गया था, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था को स्थापित किया गया था। और इस द्वैध शासन में जो विषय थे, जो संघीय विषय थे, उन्हें दो भागों में बांटा गया था, एक आरक्षित विषय और दूसरे हस्तांतरित विषय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन है ए 8 लाख व्यक्ति, ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति, ऑप्शन सी 12 लाख व्यक्ति और ऑप्शन डी 15 लाख व्यक्ति। यानी हमारी जो संविधान सभा का गठन किया गया था, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो संविधान सभा का निर्वाचन किया जाना था, उनमें जो सीटें आवंटित की गई थी प्रांतों को, तो प्रत्येक जो प्रतिनिधि था वो कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक प्रतिनिधि 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। यानी मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है ए विलियम वुड, ऑप्शन बी पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी स्टेफोर्ड क्रिप्स और ऑप्शन डी ए बी अलेक्जेंडर। यानी जो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था, उस कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विलियम वुड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन जिसमें कुल 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे और ए बी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे। ये तीनों ही जो ब्रिटिश संसद है उसके मेंबर थे, ब्रिटिश संसद के मंत्री थे, इसलिए इसका नाम रखा गया था कैबिनेट मिशन। तो आपको ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था, जिसमें कुल 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर। विलियम वुड इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। यह भी आपको ध्यान रखना है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 6 अन्य सदस्य थे। उनके नाम है एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र और डी पी खेतान। बी एल मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, इनके स्थान पर एन माधवराव को चुना गया था और डी पी खेतान की 1948 में मृत्यु हो जाने के कारण उनके स्थान पर टी टी कृष्णमाचारी को प्रारूप समिति में शामिल किया गया था।
तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है संविधान सभा के द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए पंडित नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी BN राव और ऑप्शन डी अंबेडकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल। संविधान सभा के द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसकी 2 उप समितियाँ भी थी, मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति, जिनमें मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ऑप्शन है ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6, क्योंकि प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा कितने अन्य सदस्य थे? तो 6 अन्य सदस्य थे। नाम अभी बताया था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसमें अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 6 अन्य सदस्य थे N गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र और DP खेतान। BL मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, जिनके स्थान पर N माधवराव को समिति में शामिल किया गया था। और DP खेतान की मृत्यु 1948 में हो जाने के कारण उनके स्थान पर TT कृष्णमाचारी को संविधान की प्रारूप समिति में शामिल किया गया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए C राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी JB कृपलानी और ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री परिषद की जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और झंडा समिति का गठन किया गया था 23 मार्च 1957 को। संविधान सभा थी उसने झंडा समिति का गठन किया था 23 जून 1947 को। शायद मैंने 1957 बोल दिया है, उसे सही कर लेना। 23 जून 1947 को संविधान सभा के द्वारा झंडा समिति का गठन किया गया था 23 जून 1947 को, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसमें अन्य सदस्य भी थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर KM मुंशी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सरोजिनी नायडू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये इसके अन्य सदस्य थे। तो आपको ध्यान रखना है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसका गठन किया गया था 23 जून 1947 को। और इसके अन्य सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सरोजिनी नायडू, डॉक्टर KM मुंशी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित में से किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी USSR और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में जो न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना को अपनाया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। क्या होता है जुडिशियल रिव्यू? न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब होता है विधायिका के द्वारा पारित किए गए कानून और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए कानूनों की संवैधानिकता का परीक्षण करना। न्यायपालिका के द्वारा विधायिका के द्वारा पारित किए गए और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए कानूनों की संवैधानिकता का परीक्षण करना, वो कहलाता है न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संघात्मक व्यवस्था
निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है ए कनाडा, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी आयरलैंड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कनाडा। भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा से संबंधित है, क्योंकि बेसिकली जो संघात्मक व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है वो अमेरिका को माना जाता है। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य दोनों बराबरी की भूमिका में होते हैं, लेकिन हमारी जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है और राज्यों को केंद्र की अपेक्षा कम शक्तियाँ दी गई हैं। इसलिए हमारी संघात्मक व्यवस्था अमेरिका से आधारित नहीं है, अमेरिका से प्रेरणा नहीं ग्रहण की हमने, बल्कि हमारी जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा से मिलती जुलती है। इसलिए भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, है भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। ऑप्शन है ए यूएसए के संविधान से, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और ऑप्शन डी यूएसएसआर के संविधान से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उद्धृत की है, यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की है। और समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ऑप्शन है ए फ्रांस, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी यूएसएसआर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ऑप्शन है ए भाग 9, ऑप्शन बी भाग 10, ऑप्शन सी भाग 11, ऑप्शन डी भाग 12। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भाग 9। भारतीय संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारे भाग 9 में, हमारे संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? ऑप्शन है ए भाग 11 और अध्याय 1, ऑप्शन बी भाग 11 और अध्याय 2, ऑप्शन सी भाग 12 और अध्याय 1 और ऑप्शन डी भाग 12 और अध्याय 2। तो सबसे पहले बात करते हैं संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो संघ और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन मिलता है हमें भारतीय संविधान के भाग 11 में। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो कैंसिल हो गया, क्योंकि संघ और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन मिलता है भारतीय संविधान के भाग 11 में। और संघ और राज्यों के बीच 2 प्रकार के संबंध हैं, एक विधायी संबंध, दूसरे प्रशासनिक संबंध। जो विधायी संबंध है उनका वर्णन मिलता है अध्याय 1 में, और जो प्रशासनिक संबंध है उनका वर्णन मिलता है अध्याय 2 में। तो संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है विधायी संबंध, उनका वर्णन मिलता है भारतीय संविधान के भाग 11 और अध्याय 1 में। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भाग 2 में, अध्याय 2 में भाग 11 और अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किया गया है। हमसे पूछा गया है संघ और राज्यों के बीच में विधायी संबंधों के बारे में। तो भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के भाग 11 और अध्याय 1 में आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक, जबकि भारतीय संविधान के भाग 11 और अध्याय 2 में संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किया गया है आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है विषय और दूसरी तरफ है संविधान के भाग। ए है हमारा उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत का प्रावधान जो किया गया है वो किया गया है संविधान के आर्टिकल 18 में, और आर्टिकल 18 मौलिक अधिकारों का भाग है। तो उपाधियों के अंत का प्रावधान मिलता है हमें आर्टिकल 18 में मूल अधिकारों के अंतर्गत, इसलिए एक है हमारा
3। बी है ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों से संगठित प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 में, जिसका वर्णन मिलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो बी का है हमारा 1। सी है 6 से 14 वर्ष तक के बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये प्रावधान किया गया है मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत। तो सी का है हमारा 4। और डी है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। ये प्रावधान किया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र में। डी का है हमारा 2। हमारा सही आंसर होगा 3, 1, 4, 2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 117, ऑप्शन बी अनुच्छेद 119, ऑप्शन सी अनुच्छेद 121 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 123। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 117। आर्टिकल 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है, जबकि आर्टिकल 123 में अध्यादेश राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। और आर्टिकल 119 में संसद द्वारा वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन, इस बात का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 119 में। और आर्टिकल 121 में प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश के द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में कोई चर्चा नहीं की जा सकती। ये प्रावधान किया गया है आर्टिकल 121 में। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 310, ऑप्शन बी अनुच्छेद 311, ऑप्शन सी अनुच्छेद 312 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 313। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान के आर्टिकल 312 में प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के माध्यम से संकल्प पारित कर देती है तो संसद अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान कर सकती है विधि के माध्यम से। ये प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 312 में, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। एक तरफ है संस्थाएं और दूसरी तरफ है संविधान के अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर ए है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 में, ना कि आर्टिकल 318 में। तो ये हमारा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है भारत का निर्वाचन आयोग। भारत के निर्वाचन आयोग का वर्णन मिलता है संविधान के आर्टिकल 324 में। तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है और हमसे वही पूछा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी है संघीय लोक सेवा आयोग। संघीय लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है आर्टिकल 315 में, ना कि आर्टिकल 332 में, इसलिए ये भी हमारा गलत सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 165 में, ना कि आर्टिकल 351 में। तो ये भी हमारा गलत सुमेलित है। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कि यहाँ कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 39A में, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 40 में। ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में। और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये हमारा गलत सुमेलित है, क्योंकि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण ये प्रावधान मिलता है हमें
आर्टिकल 50 में, ना कि आर्टिकल 48 में। आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, इसलिए ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपका जो भी डाउट हो या जो भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।